के ज्येष्ठ प्रबोधनकार माननीय D.R. ओहल सर, गुरुजी नहीं है ये। हमारे महाराष्ट्र में गुरुजी किसको कहते हैं? जो प्राथमिक हमारी प्राइमरी टीचर रहता है उसको गुरुजी कहते हैं, और जो हाई स्कूल पर पढ़ाता है, जूनियर कॉलेज पर पढ़ाता है या तो कॉलेज में पढ़ाता है उसको सर कहते हैं। ये समझिए कि ये गुरुजी नहीं, ये ओहल सर है। साथियों, मुझे बहुत सारे कार्यकर्ता पहचानते नहीं है क्योंकि स्टेज पर कभी मैं नहीं आता, ओहल सर को अच्छी तरह से मिलूँ, लेकिन जो अंदरूनी काम चलता है वो बहुत बड़े पैमाने पर मैं करता हूँ, क्योंकि स्टेज पर स्टेज संभालने वाले ओहल सर थे, हमारे अध्यक्ष जी थे। मैं किसी भी संगठन का नाम नहीं ले रहा और किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा। तो बहुत सारे लोग वक्तागण थे, लेकिन जो अंदरूनी काम करना ज़रूरी रहता है उसको प्रायोरिटी मैंने मेरी ज़िंदगी में दी, और मैं तब से जुड़ा हूँ जब से खापरडे साहब अध्यक्ष थे। उसके बाद में जब मैंने काम शुरू किया 97 में मैं वेल विशर बन गया, लेकिन 2002 से मैं आहिस्ता आहिस्ता काम मैंने शुरू किया। तो ऑन पेपर जो ये संगठन था, ऑन पेपर संगठन का उद्देश्य ये था कि इस देश के जो ऑपरेस क्लास के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, इनको इकट्ठा करना, ये इस संगठन का उद्देश्य था। लेकिन जब मैं मीटिंग अटेंड करने लगा, हफ्ते की मीटिंग या तो 2 या 3 दिन में मीटिंग रहती थी, तब सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही कार्यकर्ता 6-7 बैठे हुए रहते थे। तो मैंने सोचा कि पेपर पर तो सारे लोग हैं, इसमें SC है, इसमें ST है, इसमें OBC है, इसमें मराठा है, इसमें माइनॉरिटीज़ है, लेकिन कार्यकर्ता तो 7-8 ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। तो मैंने उस दृष्टि से समझकर, संगठन का एजेंडा समझकर, उद्देश्य समझकर मैंने काम शुरू किया, और फिर बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मैंने OBC को जोड़ा, इसमें मैंने मराठा लोगों को जोड़ा, इसमें NT-VGNT के लोगों को जोड़ा। ये लिंगायत स्वतंत्र धर्म का जो आंदोलन शुरू हुआ वह हमने हमारे सांगली से शुरू किया, और आज एक कर्नाटक में लिंगायत स्वतंत्र धर्म की एक बहुत बड़ी मूवमेंट परसों ही पूर्णेश्वर स्वामी जी को लेकर हमने ये बनाई, और उसका परसों पिछले हफ्ते में एक RSS का बहुत बड़ा 1 लाख लोगों का कार्यक्रम उधर लिंगायत लोगों ने फेल कर दिया, कार्यक्रम ही नहीं हुए। ये जो संगठन में हम काम करते थे, ये थैंकलेस जॉब था, इसका आपको कुछ इसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो आपको लगता होगा कि मैं ही मेरी पीठ खुजला रहा हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उस रेफरेंस को ध्यान में रखकर मैंने ये बातें की। उसके बाद में एक बहुत बड़े रिलीजियस प्रीचर माइनॉरिटी के, इनको तैयार करने के लिए मैं 3 साल जाता था उनकी तरफ। मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाला इधर। और फिर 2012 के इस संगठन के अधिवेशन में पहली बार वो आए, और आने के बाद तब उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे कौम के साथ में पिछले 60-70 साल में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जैसे आप ये साहब ने बताया, वैसे
माइनॉरिटी की एक जो कौम है, इसके साथ में बहुत बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है, होते आ रहा है, और हमें एश्योरेंस दीजिए कि यहाँ पर नहीं धोखा होगा, ये उन्होंने कहा। और फिर वो काम बढ़ता गया, यहाँ तक बढ़ता गया कि जिस संगठन का एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, एक भी नगर सेवक नहीं है, उस संगठन ने भारत बंद करके दिखाया, एनआरसी में दिखाया कि नहीं दिखाया। तो ये जो इस संगठन का जो बेस था, किसको इकट्ठा करना है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी, ऐसा जब काम होता रहा तब ये भारत बंद हो गया। और अभी तक वो एनआरसी और सीएए का बिल अमित शाह नहीं ला सका। तब जो वापस लिया उन्होंने, तो अभी तक नहीं ला सका। इसके बाद हमारा जो माइनॉरिटी का जो संगठन था, उस संगठन के अध्यक्ष एक मौलाना थे मालेगांव के, और उनकी हमारी मीटिंग हुई। उसमें सारे ये जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अध्यक्ष भी वहाँ पर थे, एक जगह पर थे हम लोग। और वहाँ पर एक ये हमारे माइनॉरिटी की जो संगठन था, इसकी एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि एक माइनॉरिटी की तरफ से संगठन को बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रहा है नेशनल लेवल पर, लेकिन जो रिसीट दी जा रही है वो उस माइनॉरिटी के संगठन के नाम की नहीं थी। रिसीट दी जा रही है मदर ऑर्गेनाइजेशन की, रिसीट दी जा रही है और एक रजिस्टर्ड संगठन जो किया है उसकी, लेकिन जो माइनॉरिटी का संगठन था उसकी रिसीट देने को तैयार नहीं था। तो माइनॉरिटी के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है, खास करके पॉलिटिकल माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनमें ये भ्रम फैलाया गया कि ये जो संगठन है आपको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आप जो पैसा देते हैं इस संगठन को, उसकी रिसीट भी उस संगठन के नाम से नहीं आती। मदर ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है उसकी रिसीट दी जाती है। यानी ये जो माइनॉरिटी का संगठन है ये रजिस्टर्ड ये करने वाले नहीं है, आपको फंसा रहे हैं। ये समाज में सब तरफ भ्रांति फैलाई जा रही थी, भ्रांति नहीं, शायद वो सच भी था। तो इसकी सारी डिस्कशन होने के बाद में उस मीटिंग में ये तय हुआ कि मदर ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं वो यहीं पर हैं, इनको जाकर ये प्रॉब्लम बोलेंगे और इस माइनॉरिटी का जो संगठन है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव रखेंगे। और उस हिसाब से हमने सब ने जाकर उसका प्रस्ताव रखा हमने। तो मुझे कहा गया कि फराज तुम ये प्रस्ताव का ईमेल करो ऑफिस को, और फिर उस प्रस्ताव को हम फौरन मंजूरी देते। तो तब कोविड पीरियड शुरू हो रहा था, तब की बात है। और फिर बाद में मैंने प्रस्ताव भेजा, लेकिन उस पर कुछ जवाब नहीं आया है। इसलिए सारे जो माइनॉरिटी का जो संगठन था उसके जो पदाधिकारी थे उनको लेकर, हाँ नहीं, उसके पहले इस माइनॉरिटी के संगठन के जो अध्यक्ष थे मालेगांव के, एक रिलीजियस प्रीचर थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उनकी मौत हो गई। और फिर कुछ भी मीटिंग नहीं लेते हुए मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, मुझे लेटर आया। लेटर आने के बाद में मैंने सब लोगों को लेकर
और एक बार ये रजिस्ट्रेशन का सीरियसनेस बताने के लिए मैं ऑफिस में, जो महाराष्ट्र का ऑफिस है, वहाँ पर गया। तो मुझे कहा गया है कि फ़ौरन हम इसको अभी मंजूरी दे देते हैं। और 2 दिन में खत आया, एक लेटर आया कि आपको अभी ये रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं थोड़ा विस्तार से ले रहा हूँ, वक्त मुझे थोड़ा दीजिए। और ऐसा एक करस्पॉन्डेंस शुरू हुआ और लास्ट में यहाँ तक आ गया कि आगे चलकर माइनॉरिटी के ये जो लोग हैं, ये आगे चलकर संगठन से दूर हो सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो फिर हमने सारी ये माइनॉरिटी की जो सेंट्रल बॉडी थी उसकी मीटिंग बुलाई और फिर हमने सब ने मिलकर रिज़ाइन लेटर, सब ने एक ही लेटर पर सब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन में ये लिखा कि आप जैसा चाहते हो। हाँ, दूसरी बात उसमें ये लिखी थी लेटर में कि उस माइनॉरिटी के संगठन में 40% SC ST OBC के लोग लेना अनिवार्य होगा। और तभी मौर्य क्रांति संघ रजिस्टर्ड किया गया। एक NTVGNT की कास्ट का जो मौर्य क्रांति संघ था, ये वो रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, उसमें बाकी कोई लोग नहीं है। और माइनॉरिटी के संगठन में अगर दूसरे SC ST OBC लेंगे तो उस संगठन का मतलब क्या रहा, वो उसका मकसद, उसका उद्देश्य क्या है। फिर वो तो इधर पहले है ही ना, मदर ऑर्गेनाइजेशन SC ST OBC माइनॉरिटी के है और दूसरे 2 संगठन है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं। ये जानबूझकर ये संगठन बनाए गए थे कि वो माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के साथ में जुड़े। तो ये सब बातें जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसके बाद में मैंने रिज़ाइन कर दिया, हमने रिज़ाइन कर दिया। और फिर 2 दिन से मैं CEC मेंबर भी था। अभी CEC मेंबर को क्या अधिकार हैं ये रेखवाल साहब को अच्छी तरह से मालूम है। तो उसका और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी ये था, मैंने उसको भी रिजाइन कर दिया। तो ये कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि अगर जो ऑन पेपर SC ST OBC इनका ध्रुवीकरण अगर नहीं करेंगे आप, तो फिर संगठन का मकसद और क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो उसके बाद में हमने एक संगठन निकाला, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम नाम, उसका नेशनल प्रेसिडेंट मैं हूँ। और फिर बाद में हमने काम शुरू किया और उसका पहला उद्घाटन का प्रोग्राम 1 मई 2023 को मीरा भाईंदर में हमने लिया। तो वो जो प्रोग्राम था वो एक मस्जिद थी सर, मस्जिद के नज़दीक वो हॉल था, यानी एक बीच में दीवार, उधर मस्जिद और इधर ये हॉल था। और जब मैं वहाँ प्रोग्राम के लिए गया, कोरनेश्वर स्वामी भी आए थे हमारे साथ में, तो कम से कम 100 पुलिस थे उधर और कमांडो पुलिस भी आई थी और 4 कैमरे लगाए थे। तो मैंने कहा इतना सिक्योरिटी क्यों लगाई है, तो कहने लगे ये मेरा बांदर बहुत बेकार है यहाँ पर, इसलिए हमने लगाई है। तो मैंने आज जो काम हो रहा है यहाँ पर, खास इसके लिए मैं इधर आया हूँ। ये कहने का उद्देश्य ये है, तो उधर मैंने भाषण जो किया, वो भाषण आज जो नया संगठन निर्माण करने का काम अब कर रहे हैं, इसमें उपयोगी होगा। मैंने कहा कि हमने ये प्रोग्राम रखा है, किसी को गालियां देने के लिए नहीं रखा।
हमारी क्या कमी है? हमारे साथ में हमारे मस्जिदों को देखकर लोग पांव पड़ते थे, वो लोग आज मस्जिद में घुसकर कुरान जला रहे हैं। इतनी नफरत हमारे बारे में क्यों? तो इसका आत्मपरीक्षण करने के लिए हमने यह संगठन बनाया है। ऐसा मैंने उधर कहा। तो मैंने जब इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे के जवाब में एक मुझे लेटर आया। मैंने ये काम जो बताए मेरे, मैंने किसको किसको जोड़ा संगठन के साथ में, वो सर को सारी बातें मालूम है। तो मुझे लेटर आया कि आपके इस्तीफे से ये साबित होता है कि आप कम्युनल हो। जिस आदमी ने लिंगायत को जोड़ा, जिस आदमी ने मराठाओं को जोड़ा, जिस आदमी ने ओबीसी को जोड़ा, जिस आदमी ने एनटी को जोड़ा, जो ऑन पेपर जो संगठन है उस तरीके से जो आदमी काम कर रहा है, उसको आपकी कम्युनल मानसिकता इसमें से दिखती है। ऐसा मुझे लिख रहा है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो बाद में ये संगठन बनाया, और ये मैं जो अनुभव बोल रहा हूँ, ये हमारा नया संगठन के वक्त। तो बाद में वहाँ का जो डीवाईएसपी भी आया था सर, मुझे पुलिस स्टेशन में लेकर गए, और वहाँ मेरा ये बुके वगैरह देकर ये क्या शाल दिए, कहने लगे कि आपके प्रोग्राम हम आप रखेंगे। तो मेरा कहना ये है कि शासक बनना है तो शासक बनने के लेवल को तो जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे पास एक किताब है, ये बहुत फेमस किताब है जागतिक लेवल की, दी 48 लॉज ऑफ पावर। अगर शासक बनना है तो उसके 48 लॉज हैं। ये बहुत फेमस किताब है। आप अगर अमेज़न पर जाएंगे ना तो कम से कम ये 10-20 लाख इसके कॉपीज, और अलग अलग सारे देश की, सारे दुनिया की भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो इसका पहला सबक है, ये अभी मेरे पास मराठी एडिशन है इसकी, सत्ते पुढे शहाणपण नको। यानी हमारे बम्बई है हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि सत्ता के आगे शांतपति मत करो। शांतपति करने है तो उसके काबिल तो बनो। क्या काबिल करने का ट्रेनिंग कुछ हो रहा था पिछले संगठन में? हमको शासक बनने का कुछ ट्रेनिंग हमारे कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, या तो हमारे लोगों को दे रहे थे? क्या हमारे कार्यकर्ता बौद्धिक दृष्टि से शासक बनने के लिए तैयार थे के लिए जा रहे थे? मैं बहुत गंभीर ये मामला आपके सामने उठा रहा हूं। तो आपके हर आचरण में आप शासक बनने का ये दिखना चाहिए, हर एक्शन में। तो कहीं पर नहीं दिख रहा था। तो मेरा कहना ये है कि ये जो आज इतनी भीड़ जमी है, ये किसके वजह से जमी है? कैरेक्टर। ये दो लोगों का कैरेक्टर क्या है? ये कैरेक्टर लेस आदमी आगे खड़ा नहीं रह सकता। ध्यान रखो, मैं किसी पर भी टीका नहीं कर रहा हूं। कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर की वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। वो सर के साथ में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र में इतना काम किया है कि पश्चिम महाराष्ट्र पूरा स्टैंड करने में 80% योगदान वो सर का रहा है। और फिर मैंने केडर कैंप मांगा इनका। आपको और सही क्यों लगते हैं? ऐसे सवाल पूछे जाने वाले मुझे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस और इकोनॉमिकल रिसोर्सेस ओल सर की वजह से बढ़ते हैं, इसलिए मैं ओल सर को मानता हूँ। मैंने फोन पर उनको बात। तो एक अच्छे कैरेक्टर के लोग एक जगह आ रहे हैं, और सबसे
बड़ी बात यह है, आप जो लोग हैं आप सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। आपने इतना बड़ा दबाव है, मुझे मालूम है। मैंने मेरे जिंदगी के 23-24 साल इस संगठन के लिए दिए, तो ये कितना बड़ा दबाव है मुझे मालूम है। ये छोड़कर आप इधर आए हो, यहीं पर क्रांति की नींव रखी जा रही है। और बस इतना ही कहना है कि शासक बनने के लिए हमारे लोगों में तब्दीली क्या क्या जरूरी है, हमारे लोगों को कैसे शासक बनाना है। दुश्मन तो शासक है ही, लेकिन हम उसके काबिल बनना चाहिए। इस पर अगर गंभीरता से सोचा जाए तो ये संगठन आगे बढ़ सकता है। मैं इधर आने के पहले ऑनलाइन यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सारे सेंट्रल कार्यकारिणी की मीटिंग मैंने ली, और सब ने कहा कि वो सर अगर कदम ये उठा रहे हैं तो उनको हमारे संगठन की तरफ से पूरे नेशनल लेवल पर जो मुस्लिम लोग हैं, मैं एश्योर करता हूँ आज नेशनल लेवल पर हम वो सर और इकबाल साहब के साथ में हम काम करें। सिर्फ आप ये जो संगठन है, अगर ये संगठन ये नया सब मॉडर्न अभी तरीका आया है संगठन चलाने का, ये पारंपरिक जो तरीका है ये छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे नई बातें हैं, तो इसको अगर आप एक्सेप्ट करके आगे जाएंगे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। मैं डीआर ओ सर, इकबाल साहब, इनको शुभेच्छा देता हूं, और मेरा पूर्ण समर्थन जो कुछ ये करने वाले हैं आगे इसके लिए होगा, ऐसा यहाँ आश्वासन देकर मैं मेरी बात यहाँ पर खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।